नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि युद्ध चल रहा है, नए नए युद्ध के जो पॉइंट्स है वो निकल करके आ रहे हैं, लेकिन ये खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम आम इंसान की ज़िंदगी को ये इफेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात कि जो इंटरनेट है उस पर अब बहुत बड़ा एक तरीके से इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ईरान ने धमकी देते हुए बोला है कि भाई अब हम जो आपके इंटरनेट केबल है समुद्र में उस पर अटैक करेंगे, बिकॉज आप इनसे हमारे लीडर्स का डेटा निकाल रहे हो। जैसे उसने बोला था कि हम आपकी अब जो कंपनी है बिग टेक कंपनीज उनको निशाना बनाएंगे, और उसने निशाना बनाया भी, अमेजॉन पर हमला भी किया। अब साथ ही साथ ये भी क्लियरिफाई हो गया है कि ये युद्ध कब तक चलेगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि भैया ये युद्ध खत्म कब होने वाला है। उनका कहना है कि देखो, जब हम इराक के साथ युद्ध कर रहे थे तो हमने 8 साल तक युद्ध चलाया था। वियतनाम के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तो हमारा युद्ध 18-19 साल तक चला था। तो अब आप देख लीजिए कि ये जो ईरान के साथ हमारा युद्ध है ये कितना लंबा चलेगा, यानी कि इतनी जल्दी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। ये खिंचेगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फाइनली बातें निकल करके आई हैं, और इसी बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, इससे इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है, कैसे इंटरनेट ध्वस्त होने वाला है, कैसे बिग टेक कंपनीज ध्वस्त होने से आपकी नौकरियां जाने वाली है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो लगा था कि भाई बहुत ही जल्दी ये रिजीम चेंज कर लेंगे और इसके बाद ईरान में अपना कोई पपेट बैठा देंगे, पर ऐसा यूएस कर नहीं पाया। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रीट ये बंद कर दिया गया, ऑयल के प्राइसेस बढ़े, पूरी दुनिया में ऊर्जा के क्राइसिस देखने को मिले। लेकिन अब ये क्राइसिस यहां से शुरू होकर के डोमिनो इफेक्ट हमने देखा कि फर्टिलाइजर तक पहुंचा, खाद्य सामग्री तक पहुंचा, और अब ये बिग टेक कंपनी तक पहुंच करके आपके इंटरनेट को अफेक्ट करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये वो बिग टेक कंपनीज थी जिस पर अभी निशाना बनाने की बातचीत कही गई थी, और अमेजॉन पर हमला कर भी दिया, जैसे कि ये खबर आई थी। अमेजॉन क्लाउड ऑपरेशन इन बहरीन रिपोर्टेडली डैमेज इन ईरान स्ट्राइक। अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो जिस पर हमला किया गया है, तो ये आपकी फर्स्ट डायरेक्ट हिट है यूएस टेक जियांट पर, क्योंकि उनको लगा कि भैया हमने इनके पोर्ट को निशाना बनाया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने इनके डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके F-35 को मारा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हमें यूएस को झुकाना है तो इनकी इकोनॉमी को हमें तोड़ना होगा। इकोनॉमी को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात, हमें इन बिग टेक कंपनीज को टारगेट करना होगा, क्योंकि ये कंपनीज प्रेशर बना करके युद्ध को रुकवा सकती थी। ईरान की मिसाइल ने बहरीन पर हमले में स्थित जो आपके बाटेल्को मुख्यालय है यहाँ पर हमला हुआ, और इसकी अगर हम बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो जाती है जिसको ईरान ने अभी हिट किया है। सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अमेजॉन वेब सर्विसेज भी यहाँ पर आपकी मौजूद है, और कहा जा रहा है ये पहला बड़ा हमला है टेक कंपनी पर जो ईरान के द्वारा किया गया है, फर्स्ट टाइम किया गया है। युद्ध अब आपका एक नए मोड पर चला गया है। अब यहाँ पर मिसाइलें, पोर्ट, इनमें युद्ध नहीं होगा। अब युद्ध होगा डेटा, इंटरनेट, आपकी टेक कंपनीज, इन पर। युद्ध का 34वां दिन है आज। 34वें दिन ये जो ट्रंप हैं, जिनके एक तरीके से सौजन्य से युद्ध जो शुरू हुआ है, इस पर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में ये कुछ और कहते हैं, सामने ये कुछ और कहते हैं, पीठ पीछे ये कुछ और चाहते हैं, बिकॉज ये तो हमेशा से ही लायर रहे। इनकी बड़ी बड़ी बातें हम सभी ने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी और अभी भी हम लोग देख ही रहे हैं। तो हुआ ये, इन्होंने बोला कि नीड टू एंड ईरान वंस एंड फॉर ऑल। इनका कहना है कि ईरान को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, और ईरान को ऐसा खत्म करेंगे ना कि वो स्टोन एज में पहुंच जाएगा। स्टोन एज हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा है भैया, एकदम लाइक पाषाणकालीन सभ्यता, जहाँ पे लोग पत्ते लगा करके घूमते हैं, नो इंटरनेट, नो खाना, नो कोई सुविधाएं नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि इनका सीधा सीधा मतलब था कि ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके पास कोई संसाधन, कोई पोर्ट, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। एकदम वो स्टोन एज की तरह वहाँ के जो लोग हैं ना, वो जीवन जिएंगे। ऐसा ईरान को करके हम छोड़ने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर तो इन्होंने ये बोला कि भैया हम स्टोन एज पहुंचा देंगे। ये वो इंटरव्यू है जब वो बता रहे थे कि हम क्या करने वाले हैं ईरान के साथ और कैसे कैसे ये सारी चीजें करेंगे, संबोधित कर रहे थे अभी पूरी मीडिया को यहाँ पर ये बातें कहते हुए। लेकिन यहाँ पे चीजें समाप्त नहीं होती हैं। जब ये मीडिया को संबोधित कर रहे थे, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही, और ये एक इंपॉर्टेंट बात जो हमारे और आपके जीवन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। एक चीज देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल चाहिए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाएं जा करके। हमें नहीं चाहिए तेल, हम क्यों बचाए जा करके। अब देखो ये स्टेटमेंट चेंज कैसे करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहा था
इन्होंने बोला था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाएंगे, नाटो देश आकर के हमारा सपोर्ट करें। अब इन्होंने नाटो को भी खत्म कर दिया, नाटो को पूरी तरीके से ये समाप्त कर रहे हैं, हम बाहर निकल रहे हैं नाटो से फाइनली। और अब जब नाटो देश मदद करने नहीं आए, ये हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए, तो उन्होंने बोल दिया कि हमें खोलना ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। मतलब ये वो वाली बात होती ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जैसे कोई कह दे कि भाई हम यूपीएससी का एग्जाम देंगे ही नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं है। अरे भाई मेहनत लगती है उसके लिए, क्लियर करना पड़ता है उसको, दिन रात एक करना पड़ता है। तुम्हें क्या पता सामने वाले ने कितनी मेहनत करी है। जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो हम उसकी बुराई करने लगते हैं, अरे क्या ही क्या, इसने 4 ही घंटे तो पढ़ाई करता था। आपको क्या पता उसने कब से पढ़ाई करी है, कितना बेस बनाया है। और अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए आप कह देते हो अरे मैं तो एग्जाम देता ही नहीं हूं, वरना एक ही बारी में मेरा एग्जाम निकल जाएगा। तो दिस इज द सेम सिचुएशन, आप खुलवा नहीं पाए और फिर अब कह रहे हो कि जिसको जरूरत है वो खुलवाए जा करके, हमारा कोई मतलब नहीं है। ईरान की मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म करेंगे हम, सेना हमारे कंट्रोल में आ गई है। इनका कहना है कि हमने सेना पर कंट्रोल कर लिया है पूरी तरीके से। अब इनमें सबसे बड़े नेता मारे गए हैं, वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अच्छा ये वाली लाइन को याद रखना, ये जो कह रहे हैं ना सेना हमारे कंट्रोल में है, कैसे, वो आपको आगे स्लाइड में पता चलेगा कि ये यूएस सही कह रहा है क्या, या फिर ये फिर से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ईरान में वाकई एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। खैर, इनका कहना है कि ईरान ने अपने ही 45,000 लोगों को मार दिया है। ईरान को परमाणु ताकत हम बनने नहीं देंगे, अगर समझौता नहीं हुआ तो हम उसको तबाह कर देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। सऊदी अरब और बहरीन का हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है एंड बार्ले अ वर्ड अबाउट गैस प्राइसेस, इन्फ्लेशन एंड द इकोनॉमिक पेन अमेरिका आर फीलिंग राइट नाउ। इनका कहना है कि जो भी गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है, द इकोनॉमिक पेन है, वो अमेरिका इसको फील कर पा रहा है अभी इस टाइम में, हम जानते हैं। लेकिन हमारे लिए युद्ध भी जरूरी है, हम युद्ध तो करेंगे, भले ही ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती रहें। अब देखो ये सारी चीजें हमने समझी। इन्होंने बोला कि भैया हम आपके पेन को समझ पा रहे हैं, इन्होंने बोला हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन अब देखो इनका कहना था कि हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो चुका है, मुख्य रणनीतिक लक्ष्य जो है, हमें जो वहां पे करना था वो हमने कर लिया है। तो अब हम बैक एंड पर भी आ सकते हैं, यानी कि हम संघर्ष को शायद 1 महीने में भी खत्म कर दें, या फिर हम संघर्ष को लंबा भी चलाएं। यानी कि एक तरफ जब ये अपनी नेशन को संबोधित करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भैया हम झुकेंगे नहीं, हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब एक्चुअल में रियलिटी में वो काम करने की बात आती है तो कहते हैं देखो मेरे रणनीतिक लक्ष्य पूरे हो गए हैं और अब देखते हैं ये कितने टाइम तक ये चलेगा। पीछे बैक एंड पर ये इनका स्टेटमेंट है, यूएस टू लीव ईरान प्रीटी क्विकली एंड रिटर्न इफ नीडेड, ट्रंप टेल्स रॉयटर्स। एंड रॉयटर्स में इन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द ही ईरान को छोड़ करके वापस भी आ सकते हैं। अब ये क्यों कह रहे थे कि सेना इनके सपोर्ट में है, तो एक आपको चेंज तो देखने को मिलेगा, एक साइलेंट कूप देखने को मिलेगा जो ईरान में प्रेजेंट समय में हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ साइलेंट कूप, बिकॉज यहाँ पर जो पेजेश्कियन है उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और जो आईआरजीसी है ना वो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करती जा रही है, जो पेजेश्कियन है उनको हटा करके, ठीक है, और डी फैक्टो कंट्रोल ईरान पर रख रही है। ऐसा क्यों पता चला, कहां पर क्या न्यूज निकली, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये सारी न्यूज निकली थी कि पावर शिफ्ट तो ईरान में हुआ है, नो डाउट अफेक्ट हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है ईरान में आफ्टर 34 डेज ऑफ दिस वट एवर द वॉर इज गोइंग ऑन, राइट नाउ। अब देखो ये इन्होंने बताया है, फारसी जो न्यूज चैनल है इस पर, यहाँ पर जो मसूद पेजेश्कियान है यहाँ के राष्ट्रपति, इनकी कई जो नियुक्तियां थी उनको रद्द कर दी आईआरजीसी ने, कई और जो फैसले थे उनको तवज्जो नहीं दी गई है। धीरे धीरे इनको राजनीति से साइड किया जा रहा है और सेना का कंट्रोल ईरान पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो आईआरजीसी है इसने कुछ पावर्स पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण बढ़ा लिया है, जहां पर जो मसूद पेजेश्कियान है उनका भी कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। तो एक आंतरिक जो इनका एक तरीके से पॉलिटिकल, एक मैं कह सकती हूँ कि बंटवारा टाइप का है, वो ईरान में चल रहा है कि पावर शिफ्ट हो चुका है, आईआरजीसी कब्जा कर चुकी है और बहुत सारी चीजों में इनकी चलने नहीं दे रही है। अब सोचने वाली बात ये हो जाती कि ये जब सारी चीजें हो रही हैं तो मतलब कुछ तो बड़ा ईरान में जरूर होने वाला है, वरना ऐसे ही तो ये सारी चीजें निकल करके सामने नहीं आ रही होंगी। यूएस सच में कुछ बड़ा प्लान जरूर कर रहा है। तो अब ये देखने को मिलेगा कि भाई आगे आने वाले टाइम में होगा क्या। लेकिन जो मैं इंटरनेट वाली केबल की आप बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने आपको बताई था कि उन्होंने टारगेट किया है कि अब हम आपके जो डेटा है, आपकी जो इंटरनेट है, इन सारी चीजों को निशाना बनाएंगे। और ऐसा इन्होंने कहा क्यों, तो देखो ये खबर निकली थी 15/5/2026 को, एआई इन वॉरफेयर, हाउ द US military secretly used the Anthropic cloud AI to capture निकोलस मादुरो। तो जब इन्होंने निकोलस मादुरो को कैप्चर किया था तो पता है उनका जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उन्होंने इसी क्लाउड AI से इकट्ठा करी थी, यानी कि इन्होंने यूज किया था वेनेजुएला में भी,
सेम ये खबर निकल करके आती है कि इन्होंने ईरान के जो बड़े लीडर्स थे उनकी लोकेशन को देखने के लिए भी एआई का यूज किया, वरना आप इस युद्ध में एआई का यूज कर रहे हो। अब ये ईरान को पता है, इसीलिए वो आपकी टेक कंपनी को भी निशाना बना रहा है और आपके जो केबल लाइक इंटरनेट केबल्स हैं उनको भी वो आप समुद्र में निशाना बनाएगा, ऐसा उसका कहना है। ईरान रिपोर्टेडली थ्रेटन टू टारगेट अंडर सी इंटरनेट केबल इन द रेड सी व्हिच could disrupt 95% of the global connectivity, and this is very important point what I'm going to highlight here, which is about 95% आपको global connectivity ये प्रदान करता है। एंड अगर इस पर कुछ भी होता है तो हमारी और आपकी लाइफ हैम्पर होगी इससे। एंड ये ईरान कर सकता है क्योंकि ईरान ने एक दिन पहले धमकी दी आपकी टेक कंपनी पर हम हमला करेंगे। यूएस ने सीरियस नहीं लिया, उसने हमला कर दिया अमेजॉन पर। अभी उसने बोला है कि हम आपके केबल पर हमला करेंगे, तो नाउ अब आपको सीरियस लेना पड़ेगा क्योंकि वो कर सकता है। सिंपल सी बात है, उसने प्रूफ कर दिया ना कि हम जो कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। अब आपको जैसे बचाना है वैसे बचाइए। नाउ नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम ईरानियन अथॉरिटीज। नाउ आगे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं तो पूरा जान ही लेते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर और ये कैसे ट्रांसफर करता है डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंट्री और वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट। सो ऑप्टिकल फाइबर एक पतली कांच या फिर प्लास्टिक का तार होता है जो लाइट की स्पीड से इंटरनेट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, राइट। इसमें लंबी दूरी तक बिना रुकावट इंटरनेट भेजा जा सकता है। नाउ इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट और नॉट व्हाटएवर यू आर, और आप मुझे देख रहे हो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि अंडर वाटर केबल शॉक नहीं लगता होगा, कैसे ट्रांसफर होता होगा, कितना उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता होगा डेटा केबल को। तो अगर हम इसकी बात करें तो देयर इज मल्टी लेयर, राइट। अब यहाँ पर देखो इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है ना वो आपकी पॉलीथिलाइन से बनी होती है। ये क्या काम करता है ये भी आगे बताऊंगी। स्टील वायर आर्मर होता है इसके अंदर, इसके बाद इंसुलिन मैट्रिक होता है, ये वाला पावर ट्रांसमिशन कंडक्टर होता है, इंसुलेशन लेयर इसके बाद होती है एंड द ऑप्टिकल फाइबर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज समथिंग लाइक दिस। इतना ज्यादा लेयरिंग करी जाती है और तब अंदर आपका ये केबल होता है जहां पर अब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है और ना ही इससे ये हो सकता है कि आप इंटरनेट रुकावट हो या फिर पानी में करंट जैसी फैलने की स्थिति हो, क्योंकि आप देखो ना मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है भाई। ये आपको एक एक लेयर मैंने बताई क्या बोलते हैं इसको। नाउ अब वो हर लेयर काम क्या करती है, इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीएथिलीन बाहरी परत, ये सिर्फ पहले तो केबल को पानी से बचाती है कि भाई करंट वगैरह ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अंदर जो स्टील वायर आर्मर होता है ना ये क्या करता है, केबल को टूटने से बचाता है कि टूट ना जाए इतने प्रेशर में। कई बार टाइड्स वगैरह, हाई टाइड लो टाइड ये सारी चीजें भी आती हैं समुद्र में, पता चला तूफान ही आ गया, व्हाटएवर सिचुएशन कुछ भी हो गई, बालों कोई वेल लड़ गई आकर के तार से या एक एक्सट्रीम हम इमेजिनेशन कर लेते हैं तो उससे केबल ना टूटे। इंसुलेशन मैट्रिक का काम होता है कि सिग्नल की गड़बड़ी ना हो, प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिलता रहे और इंटरनेट जाता रहे। पावर ट्रांसमिशन कंडक्टर ये करता है पावर को ट्रांसमिट। नाउ इंसुलेशन जो लेयर होती है वो शॉर्ट सर्किट से बचाती है कि शॉर्ट सर्किट ना लग जाए अंदर, और जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इंटरनेट डेटा होता है उसको ट्रांसफर करता है। इफ यू टॉक अबाउट तो दुनिया का 99% डेटा ट्रांसफर इसी के थ्रू होता है, दुनिया का 99%। तो अब आप सोचो कि दुनिया का 99% डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, अगर इस पे ईरान हमला करता है हमारी आपकी लाइफ पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज हम लोग तो अब इंटरनेट की दुनिया में रहना ही पसंद कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा ईरान और यूएस ने क्या किया है, क्या युद्ध में हुआ है, और ऐसा वो कर सकता है। अभी हमें पता चला था कि भैया आपकी 36 लाख नौकरियां जाने वाली हैं, 36 लाख नौकरियां इस युद्ध की वजह से। नाउ यू कैन इमेजिन 36 लाख नौकरियां जाएंगी तो कितना वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, कितनी प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमी कहां तक डाउन होगी। एक डेटा बताता है कि भैया जो इकोनॉमी है वो हमारी शायद 3.6 से 6% तक श्रिंक हो सकती है। कल ही आया था डेटा जो मैंने आपको बताया था, इसकी वजह से ये है वॉर का इफेक्ट जो हम आप झेलेंगे। ना दुनिया भर में 450 से ज्यादा आपकी केबल्स हैं और इनकी लंबाई हो जाती है 13 लाख किलोमीटर्स की। रेड सी केबल कट अगर सितंबर की बात करें 7 सितंबर 2025 को, तो एक इंसिडेंट हमें देखने को मिला था कि 7 सितंबर को क्या हुआ था, एक जो इंटरनेट केबल है वो कट गया था रेड सी में, जिससे कि 17% ऑफ ग्लोबल इंटरनेट जो है वो ट्रैफिक हो गया था, प्रॉब्लम हुई थी और इंडिया ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी और लोग परेशान हो गए थे। ना अगर हम भारत की बात करें कि कहाँ से हमें सप्लाई मिलती है, तो भारत को लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट से मिलती है। दोनों जगह पर अटैक करने की बात कही, यानी कि इंडिया को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। अरब सागर से होकर के केबल मुंबई, कोचीन, चेन्नई और तटीय शहरों में जाती है। मुंबई, कोचीन, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम केबल लैंडिंग स्टेशन यहाँ पर बने हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियों के द्वारा ये जाल बिछाया यहाँ पर जाता है। सो दिस इज द जाल जिसकी बात मैं कर रही थी, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो इंटरव्यू उन्होंने दिया ना, वॉर एंड कब होगा जिसके बारे में आपको मैंने बताया, तो इन्होंने क्या बोला कि हमने इराक के साथ 8 साल युद्ध लड़ा था, हमने वियतनाम के साथ 19 साल युद्ध लड़ा था। तो अगर पिछले युद्धों को देखो तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख लेंगे। उन्होंने माना कि लोगों को आर्थिक परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि युद्ध हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, भले ही इकोनॉमिक क्राइसिस हो। वी डजंट केयर अबाउट दिस, वी जस्ट वांट वॉर। People are facing crisis, people are facing problems, but I don't have any issue with that because हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुम बचाओ जा करके, क्योंकि तुम्हें तेल चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो तुम बताओ जा करके, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा युद्ध तो 8 साल और 19 साल भी चला है, तो हमारा युद्ध ये 5 साल चले 10 साल चले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इतने कैपेबल हैं कि युद्ध को लड़ सकते हैं। नाउ इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस एंड एवरीवन नो दिस, कि अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये बहुत सारे देशों को खत्म कर देगा, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी को खत्म कर देगा। बहुत सारे देश 5 साल पीछे चले जाएंगे, जो हमारे विकासशील देश हैं, जिसमें वन ऑफ देम इंडिया भी हो जाता है। सो इस पर आप सभी की क्या राय है कि इस वॉर को अब रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? जैसे हमने बात भी करी थी कि यूएस टेक पर डेंजर है, और वो प्रूव भी हो गया कि हाँ भाई करने वाले, वी प्रिडिक्ट दिस कि वो करेगा हमला, और फाइनली हम देखते हैं कि कल हमला कर भी दिया गया। तो ये जो पूरी दुनिया युद्ध में जल रही है, इसको कैसे शांति यहाँ पर स्टैब्लिश की जाए, कैसे देशों को बचाया जाए, कैसे मासूम बच्चों महिलाओं को बचाया जाए, बिकॉज वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, और वॉर का अंत हमें पता है समझौते के साथ ही होता है। तो अब हो तो ज़्यादा बेटर है, 10 साल बाद होगा तो शायद पूरे देश की इकोनॉमी और ज़्यादा पिछड़ चुकी होगी। इस पर आपके क्या सजेशन है मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।